हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कंचन और आप देख रहे हैं इनसाइड मूवीज इंडियन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक साइंस फिक्शन थ्रिलर। ढंग से हेलो भी नहीं करती, वो सिर्फ उसे नॉर्मल हेलो कहती है। फिर जब दोनों अंदर जाते हैं तो उनकी मुलाकात केट के बॉयफ्रेंड सर्जी से उल्टी सीधी बातें करने लगता है। तो रिश नहाने के बहाने से कमरे से बाहर चली जाती है, निकाल रही होती है तो उसके बैग में एक चाकू मिलता है। ऐसा लगता है कि इस चाकू का यहाँ क्या करना है, खैर ये बाद में पता चलेगा। आयरिश केट के साथ बैठती है और बात करने की कोशिश करती है। मतलब वह उससे पूछती है कि मुझे उसके प्रेमी सरजी के बारे में कुछ बताओ, कि वह कैसा है, वह क्या करता है। केट बताती है कि वह बहुत अमीर है, बहुत इंटेलिजेंट है और उसकी पत्नी भी है। आयरिश ये सुनकर चौंक जाती है कि क्या सरजी शादीशुदा है, तो उसने केट को अपनी गर्लफ्रेंड क्यों बनाया। केट कहती है, देखो वो मुझसे कहता रहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन असल में मैं उसके लिए एक लग्जरी आइटम की तरह हूँ। वो मुझे जो पहनने को कहता है मैं वही करती हूँ, जो खाने को देता है वही खाती हूँ, और जब वो मेरे करीब आना चाहता है तो मैं उसकी खुशी का जरिया बन जाती हूँ। वैसे ऐसा लगता है कि जैसे उनका रिश्ता कुछ अलग ही लेवल का है। अब आगे आयरिश पूछती है, मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो केट कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, पर जब भी मैं तुमसे मिलती हूँ मुझे इस बात का लगता है कि शायद तुम मेरे को रिप्लेस कर सकती हो। आयरिश कहती है कि केट ये कैसी बात कर रही हो, देखो तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, तुम एक कॉन्फिडेंट इंसान हो। असल में मैं भी चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी तरह कॉन्फिडेंट बनूँ। अब थोड़ी देर के बाद गाना बजते रोमांटिक बातें करती है तो जोश थोड़ा सा छिड़ जाता है और कहता है, प्लीज़ सो जाओ। अब अगली सुबह हो जाती है। आयरिश सुबह जल्दी उठ जाती है और तैयार होकर जोश के साथ झील के वो बदतमीजी पर उतर आता है और उसे छोड़ने की बजाय वो ज़बरदस्ती आयरिश को गले लगाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। अब वहाँ दूसरी तरफ घर में केट, जोश, पैट्रिक और एली बातें कर रहे थे। अचानक उनकी नज़र आयरिश पर पड़ती है, जो कि हाथ में खून लगा चाकू और खून से सने कपड़े लेकर वहाँ आती है। वो सब उसे देखकर परेशान हो जाते हैं कि क्या हुआ। तो जोश उससे जल्दी से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तुम इस हालत में कैसे हो। तो आयरिश घबरा जाती है और कहती है कि तुमने मुझे झील के किनारे जाने को कहा था, मैं वहीं थी। अचानक सरजी आया, उसने पहले मुझे सनस्क्रीन लगाने को कहा और फिर मेरा हाथ पकड़ लिया और उसके बाद वो मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा। पहले मैंने उसकी बात के लिए मना किया, लेकिन वो मेरी बात नहीं माना, तो मैंने उसे धक्का दिया जिससे वो गिर गया और उसके सिर पर चोट लग गई। जब सैम आया तो मैंने उसकी मदद करने गया और उसने मुझे मारने की कोशिश की और मैंने अपने बचाव में जेब से चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया, जिससे सरजी की मौके पर ही मौत हो गई और मैं भागकर यहाँ पर आ गई। लेकिन मैं आपसे सच कह रही हूँ कि मैंने अपने आपको बचाने के लिए ऐसा किया था, मेरा उसे मारने का कोई इरादा नहीं था। मेरे मन में तो बस यही ख्याल आ रहा था कि अगर सरजी ने मेरी जान ले ली होती तो मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो जाती, और ये सोचकर मैं बहुत डर गई थी कि मैं तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगी, और मुझे उस वक्त लगा कि मैं तुम्हें नहीं खो सकती, इसलिए मुझे जिंदा रहना होगा। और वो लगातार नॉन स्टॉप यही सब बोलती रहती है। अब उसको ऐसा देखकर जोश उसे कहता है, आयरिश सो जाओ। और तब देखते हैं कि उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो गई। तो दोस्तों अब समझ में आता है कि आयरिश और कुछ नहीं, कोई नॉर्मल लड़की नहीं थी, वो एक रॉबर्ट थी। इसके बाद जोश पैट्रिक से कहता है कि आयरिश को एक कुर्सी से बांध दो और उसके हाथ पर बांध दिए जाते। तभी एली वहाँ पर आती है और कहता है कि मैंने जेनिक्स को फ़ोन करके सारी समस्या बता दी, शाम तक वो आयरिश को लेने आ जाएंगे। लेकिन ये सब कैसे हुआ, तब तक रुको, मैं थोड़ी देर आयरिश से बात करता हूँ। और वो आयरिश के सामने बैठ जाता है और कहता है कि आयरिश उठो, जागो, और वो उठ जाती है और बोलना शुरू करती है जहाँ से उसने बोलना बंद किया था। फिर जब वो देखती है कि उसके हाथ पैर बंधे हैं तो वो डर जाती है, लेकिन जो उसे शांत कराता है और फिर वह सच्चाई कहता है कि आयरिश तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो, तुम एक रॉबर्ट हो, और जो भी कुछ हुआ है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे प्रोग्राम में कुछ गड़बड़ हो गई है, तभी तो तुम्हारे हाथों से खून हो गया। ये सुनकर आयरिश को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है, मैं रॉबर्ट कैसे हो सकती है। तब जोश कहता है, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम एक कंपनी की रॉबर्ट हो जो शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साथ ही साथ भावनात्मक ज़रूरतों को भी पूरा करता है। लेकिन आयरिश को इस बात पर यकीन नहीं होता। फिर जोश उससे आज का मौसम पूछता है तो वो बिल्कुल सटीक मौसम की रिपोर्ट देती है। फिर जोश उससे अलग अलग भाषाओं में कुछ बोलना के लिए कहता है तो कहती, मुझे ये भाषा ही नहीं आती। लेकिन जोश अपने फ़ोन से उसकी भाषा बदल देता है और ऑटोमेटिक उसके फ़ोन मुँह से स्पेनिश भाषा निकलने लगती है। फिर मानो उससे भाषा का विकल्प बदल जाता है और आयरिश अलग अलग भाषा में बात करने लगती है। इससे वो जानती है कि क्या सच ऐसा है कि मैं सच में रॉबर्ट हूँ। कहती है, मैं रॉबर्ट कैसे हो सकती हूँ, मैंने अपनी पढ़ाई एक आम इंसान की तरह पूरी की, मैंने कई नौकरियाँ की, मैं जापान भी गई हूँ। तब जोश उसे बताता है, देखो ये सब तुम्हारी आउटलाइन मेमोरीज है, जैसे असल में तुमने ये सब नहीं किया, वो सब तुम्हारी मेमोरी में इम्प्लांट किया गया है, तुम एक आम इंसान की तरह महसूस कर सको। आयरिश कहती है,
तो हम सुपरमार्केट में मिले थे, तुमने संतरे गिरा दिए थे। वो कहता है कि ये सभी आउटलाइन मेमोरी था, क्योंकि इस तरह की प्यारी कहानियाँ करके ही यूज़र तुम्हें अपनी इच्छानुसार रोबोट के दिमाग में अपनी पहली मुलाकात का सीन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे पिछले दिनों जोश के घर आते हैं, जहाँ जेनेक्स के कुछ कर्मचारी एक बड़ा सा बक्सा लेकर आते हैं जिसके अंदर उनकी कंपनी का रोबोट होता है। सबसे पहले जोश से यूज़र एग्रीमेंट साइन कराते हैं, उसके बाद आयरिश जोश को फ़ोन से कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर उसका लव लिंक बनाने के लिए कहा जाता है ताकि यूज़र और रोबोट के बीच एक इमोशनल टच जुड़ सके। फिर जोश के मन में कई सवाल आते हैं, वह उठता है और जेनेक्स के स्टाफ से पूछता है कि रोबोट को पता है कि वे एक रोबोट है। जवाब मिलता है नहीं, वैसे भी ये रोबोट सिर्फ आपकी इच्छाओं और आपकी ज़रूरतों के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा उनको किसी चीज़ के बारे में सोचने का वक्त नहीं मिलता। आप चिंता ना करें, आप अपने फ़ोन से इस रोबोट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप इनके बाल, आँखें, रंग, बुद्धिमत्ता, भाषा सब कुछ बदल सकते हैं और आपके पास उनकी मेमोरी डिलीट करने का और फिर से शुरू करने का ऑप्शन भी है। इस ऑप्शन को पाने के लिए आपको रोबोट के कान के पीछे के सेंसर को टच करना होगा। और ये बिल्कुल हार्मलेस रॉबोट है, ये कभी झूठ भी नहीं बोलते और इनसे आपको कोई खतरा नहीं है। और इतनी सारी बातें बताने के बाद कंपनी के लोग वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद जोश अपने फ़ोन से आयरिश को कनेक्ट करता है और उसके बाद एक अच्छा लव लिंक स्थापित करने के लिए जोश को आयरिश की आंखों के सामने जाना पड़ता है। आयरिश उसका चेहरा पहचानती है और उसका नाम भी पूछती है। इसके बाद मेन्यू में सबसे पहली चीज़ मीटिंग की होती है और उसमें से जोश सुपरमार्केट के लिए विकल्प जो मिला होता है उसको चुनता है। फिल्म की शुरुआत दिखाए गए सीन में आयरिश पहले तो काफ़ी दुखी होती है, लेकिन जब जोश को देखती है तो उन दोनों में पहली नज़र में प्यार हो जाता है। इसके बाद आयरिश दरवाज़ा खोलते हैं तो खुद को जोश के घर में पाती है। उसे लगता है कि जैसे वो कई सालों से रिलेशनशिप में है और अब उसे लगता है कि हम लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, यानी कि ये सब उसकी यादों में फीड हो गया था। और फिर क्या था, इसके बाद इनकी एंजॉय स्टोरी आती है। वर्तमान में सारी बातें बताने के बाद आयरिश को यकीन नहीं हो रहा था। वह कहती है लेकिन मेरे अंदर तो फीलिंग्स मौजूद है, मैं उनको महसूस कर सकती हूँ। एक रॉबोट इतनी फीलिंग्स को कैसे महसूस कर सकता है? वो कहता है कि सभी इंसानी इमोशंस को इसके अंदर फील किया जाता है, जिससे यूज़र को रियल लाइफ का एहसास ही नहीं होता। वो एक रॉबोट के साथ रह रहा है, उसे लगता है कि वो एक नॉर्मल इंसान के साथ रिलेशनशिप में है। अब ये सब जानने के बाद आयरिश स्वीकार करती है, ठीक है मैं मानती हूँ मैं एक रॉबोट हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। सिर्फ तुम्हें नहीं, हम दोनों मिलकर सब चीज़ें ठीक कर सकते हैं और पहले की तरह रह सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए सब चीज़ें पहले की तरह कर सकती हूँ, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, प्यार करना। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगी, कोशिश करूँगी। पर ये क्या, जोश यहाँ मना कर देता है क्योंकि वे आयरिश को वापस उसकी कंपनी में भेजने वाला है। ये सब जानकर आयरिश की आंखों से आंसू नहीं रुकते। तभी वहाँ पर केट आ जाती है और वो जोश से पूछती है तुम क्या कर रहे हो? अरे एक रॉबोट को इतना समझाने की क्या ज़रूरत है, चुपचाप बंद कर दो इसे और वापस कंपनी में भेज दो। बताओ मेरे बॉयफ्रेंड की जान चली गई इसकी वजह से। तो जोश केट को वहाँ से ले जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि देखो इसने मेरे लिए कितना कुछ किया है, इसे वापस भेजने से पहले मैं इसे सच बताना चाहता हूँ। फिर जब जोश वापस आयरिश के पास आता है तो देखता है वो कुर्सी समेत गिर गई है। जैसे ही जोश उसे उठाने जाता है तो वो जोश पर हमला कर देती है। दरअसल उसने चाकू उठाकर इतने समय में अपने हाथ पैर आदि की रस्सियाँ काट ली थी और अब वो वहाँ से भाग जाती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जोश को मजबूर होकर एली को पूरा सच बताना पड़ता है कि सैम की मौत किसी गड़बड़ी की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि उसने ही आयरिश की प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से उसने सर्जी की जान ले ली, वरना वो बिल्कुल हानि रहित थी। अब देखो, जैसे कि पहले जेनेक्स वाले आकर उसे ले जाएं, जाओ हमें आयरिश को ढूंढना होगा, उसकी प्रोग्रामिंग को फिर से ठीक करना होगा, नहीं तो हमारी पोल खुल जाएगी। फिर अब एली को पता चलता है कि केट भी जोश के प्लान में शामिल थी, तो वो चौंक जाता है और कहता है कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को ही मरवा दिया। लेकिन क्यों? केट कहती है कि सर्जी अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं था, वह बस मेरा इस्तेमाल कर रहा था। जब उसका मन मेरे से भर जाता तो वह मुझे ऐसे ही छोड़ देता और मैं अपनी ज़िंदगी को सेटल नहीं कर पा रही थी। सर्जी का सारा ब्लैक मनी इस घर में रखा है। अब एली पूछता है अगर तुम लोगों ने सर्जी को मारने का प्लान पहले से बना रखा था तो मुझे और पैट्रिक को यहाँ क्यों बुलाया? तब जोश बताता है कि हम तुम लोगों को यहाँ पर अपना गवाह के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए बुलाया है, ताकि पुलिस को हम पर शक ना हो। अब देखना तुम लोग पुलिस को बताओगे ये सब आयरिश की गलती है, इसमें गड़बड़ थी। पर अभी सबसे बड़ी दिक्कत है कि आयरिश भाग गई है और हमें पता नहीं कि इसके बाद कैट सर्जी की तिजोरी का ताला खोलती है, उसमें नोटों के बंडल देखकर कहती है कि इसमें 12 मिलियन है। अब देखो, अगर तुम हमारे साथ दोगे और आयरिश को पकड़ा कर उसका प्रोग्रामिंग ठीक करने में हमारी मदद करोगे तो हम इसमें तुम्हें भी हिस्सा देंगे। यानी अब सर्जी के पैसों में 2 नहीं बल्कि 3 हिस्से होंगे। तो एली कहता है 3 हिस्से से मतलब कि मेरे बॉयफ्रेंड का हिस्सा कौन देगा? सैम के पैसों के 4 हिस्से होंगे और फिर इस बात पर दोनों में झगड़ा होता है।
तो जोश कहता है कि इस रॉबर्ट को पैसों की क्या ज़रूरत है। और फिर एली पैट्रिक से कहता है कि पैट्रिक तुम्हें सो जाना चाहिए, और वह भी आयरिश की तरह चुप हो जाता है। अब हमें पता चलता है कि पैट्रिक भी एक रॉबर्ट है। इसके बाद एली जोश पर गुस्सा होता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने पैट्रिक का अपमान करने की, तुम्हें पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। और फिर केट बीच में आती है और समझाती है कि एली को 4 मिलियन मिलने वाले हैं, ठंडा दिमाग रखना और जल्दी से आयरिश को पकड़ने का प्लान बनाना है। फिर एली मान जाता है और सैम की से सब्जी की बंदूक ले लेता है और कहता है कि हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर जोश का फ़ोन उसके पास है, अगर उसे जोश के फ़ोन का पासवर्ड पता चल गया तो वह अपने आप को कस्टमाइज़ कर सकती है और उनके लिए मुसीबत बढ़ने वाली है। इसके बाद वो पैट्रिक को भी जगा देते हैं। फिर एली उसे बताता है कि हम रॉबर्ट के बॉस के साथ रॉबर्ट के शिकार पर जाने वाले हैं। रॉबर्ट की शिकार की बात सुनकर पैट्रिक बहुत उत्साहित हो जाता है। दूसरी तरफ आयरिश भागकर एक घने जंगल में बैठ जाती है। वहाँ पर आराम से बैठकर जोश के फ़ोन को सही पासवर्ड डालकर अनलॉक करती है। फिर खुद से रिलेटेड चीज़ें चेक करने लगती है। सबसे पहले वह अपनी आइस कलर का बदलने वाला फीचर इस्तेमाल करती है। फिर अपनी आवाज़ के साथ छेड़छाड़ करती है, कभी आवाज़ को मोटी करती है और कभी पतली, कभी बच्ची जैसी और कभी बूढ़े जैसी। उसे बहुत मज़ा आ रहा है और अब वो अपना इंटेलिजेंस लेवल भी 40 से 100 पर कर देती है। फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए सोचती है कि मुझे घर वापस जाना होगा, मैं घर जाकर अपने कपड़े और पैसे लेकर भाग जाऊंगी। लेकिन जोश का घर यहाँ से बहुत दूर है, पैदल जाना संभव नहीं, और अगर वो पैदल चली भी जाए तो जोश के घर तक नहीं पहुँच सकती। वो किसी तरह सड़क पर पहुंचे और लिफ्ट मांगे, लेकिन उसके कपड़ों का खून देखकर कोई भी गाड़ी नहीं रोकने वाला। इसका मतलब मुझे वापस सरजी के घर जाना होगा और वहाँ से मुझे जोश की ऑटोमेटिक कार लेके भागना होगा। लेकिन जैसे ही रश सैम के घर जाने के लिए निकलती है तो जंगल में एली और पैट्रिक को देखती है जो उसे ढूंढ रहे थे। तो आयरिश एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और उनकी बातचीत सुनती है। पैट्रिक कहता है कि मैं भी एक रॉबर्ट हूँ, क्या तुम भी जोश की तरह मेरी प्रोग्रामिंग से छेड़छाड़ करके मुझसे कोई अपराध करवा सकते हो? तो एली कहता है मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ जोश, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मेरे सोलमेट हो। ये कहते हुए दोनों रोने लगते हैं, फिर किस भी करते हैं। उन दोनों के बीच काफ़ी प्यार होता है। इससे आयरिश को समझ में आ जाता है कि सरजी को उसने नहीं मारा, बल्कि जोश ने उसे ऐसा करने के लिए प्लान किया था। इसलिए उसने मुझे ऐसा बताया। उसने हमेशा आत्मरक्षा के लिए चाकू अपने पास रखने को कहा था, यानी ये उसका एक प्लान था। अचानक आयरिश को एक आवाज़ सुनाई दी और एली गोली चला देते हैं, लेकिन आयरिश बच जाती है। लेकिन गोली की आवाज़ सुनकर जोश और केट भी उस दिशा में आने लगते हैं। इधर उधर भागते हुए एली और आयरिश एक दूसरे से टकरा कर गिर जाते हैं। एली हाथ से बंदूक गिर जाती है। आयरिश उसे उठाने की कोशिश करता है और एली उससे रोकने की कोशिश करता है। अब बंदूक उठाने के लिए हाथापाई होती है। गोली चलने से एली मर जाता है, जिसको देखकर पैट्रिक बस बेसुध होकर देखता रहता है और कुछ नहीं कर पाता। वहीं जब आयरिश देखती है कि जोश और किट भी करीब आ गए तो वो वहाँ से भागने लगती है। जोश भी उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, आयरिश सो जा, लेकिन अब उस पर यह सब असर नहीं करेगा क्योंकि आयरिश ने खुद को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लिया था। वो तुरंत वहाँ से भाग जाती है और वे जाकर जोश की कार में बैठ जाती है और उसे घर जाने का कमांड देती है, जबकि जोश भी उसका पीछा करता है। और जब वह देखता है कि उसकी कार आयरिश की बात नहीं मान रही तो वह खुश हो जाता है और अब उसे बाहर आकर अपने आप को मेरे हवाला करना पड़ेगा। इधर आयरिश समझ जाती है कार जोश की है तो जोश की आवाज़ में आज्ञा मानेगी। तो फिर क्या था, वो थोड़ा दिमाग लगाती है और जोश का फ़ोन उसके पास था, उसमें अपनी आवाज़ को कस्टमाइज कर लेती है और आवाज़ बिल्कुल उसकी जैसी बनाकर उसकी गाड़ी को स्टार्ट कर देती है। ये देखकर जोश का दिमाग खराब हो जाता है। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि रॉबर्ट इतना समझदार हो सकता है। वो पास से पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाता है और गाड़ी का शीशा तोड़ने लगता है, लेकिन आयरिश अपनी कोशिशों में व्यस्त रहती है। कुछ देर बाद उसकी योजना सफल होती है, गाड़ी उसका आदेश मान लेती है और स्टार्ट हो जाती है। तो वो जोश के पैर को कुचल देती है और उसके पैर को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है, जहाँ उसे अपना फ़ोन मिलता है। वह उसे अनलॉक करता है और कार कंपनी को फ़ोन करता है कि मेरी कार चोरी हो गई है। कुछ देर बाद कार अपने आप सड़क पर अलर्ट के साथ रुक जाती है और इस कार के मालिक ने शिकायत की कि ये कार चोरी हो गई, इस तरफ ये कार बंद हो जाएगी, अब काम नहीं करेगी। अब आयरिश इस सुनसान सड़क पर अकेली बैठकर सोच रही है कि वे क्या करे। तभी सरजी के नंबर से जोश उसे कॉल करता है और अपनी चिकनी चपटी बातों से आयरिश को फंसाने की कोशिश करता है। आयरिश से कहता है देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आयरिश क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? वो जवाब देती है हाँ। तब जोश कहता है प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ स्वीट हार्ट, तुम्हारे बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं वादा करता हूँ मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, तुमने जो भी किया है उसे मैं गड़बड़ी साबित कर दूंगा और तुम्हारी सर्विस कराने के बाद तुम्हें वापस अपने पास ले आऊँगा। जोश की बातें सुनकर धीरे धीरे आयरिश का दिल पिघल रहा था। वह खुद को काबू रखती है और जोश से ब्रेकअप कर लेती है। इससे जोश की हालत और ख़राब हो जाती है कि एक मशीन ने उससे ब्रेकअप कर लिया, उसमें इतनी हिम्मत, अब मैं उसे कचरा बना दूंगा। तो अब जोश सीधा जाकर बैठ जाता है वो एली के पास,
जाता है और उससे मदद मांगता है, लेकिन पैट्रिक एली की मौत से पूरी तरह टूट चुका है, इसलिए वह एली की लाश को गोद में लेकर ऐसे ही बैठा रहता है और जोश की किसी बात का जवाब नहीं देता। फिर जोश अपना शैतानी दिमाग चलाता है और वो पैट्रिक के कान के नीचे उसका फिंगरप्रिंट रखकर एली की सारी यादें मिटा देता है। फिर वह एली का फ़ोन अनलॉक करता है और पैट्रिक की प्रोफाइल को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करता है। वो उसको अपना नाम लव बताता है, साथ ही एक लिंक बनाकर तैयार होती है कि मैं एक कॉस्ट्यूम पार्टी में गया हूँ, वहाँ खा पी रहा हूँ और हर रंग का डायनासोर कॉस्ट्यूम वाला आदमी मुझसे कह रहा है कि तुम मेरी पूंछ पर खड़े हो और पार्टी में तेज़ म्यूज़िक की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। फिर अपने कॉस्ट्यूम को सिर से उतारता है और कहता है कि देखो तुम मेरे पूंछ पे खड़े हो। और ये सर से उतारने के बाद वहाँ पर एली का चेहरा था, जोश का चेहरा पैट्रिक को दिख रहा था। अब एली की जगह पैट्रिक जोश से प्यार करने लगता है, यानी अब जोश पैट्रिक का मालिक बन चुका था। इसके बाद जोश पैट्रिक को लेवल 0 कर देता है, यानी अब पैट्रिक खतरनाक हो जाता है। दूसरी तरफ रिश जोश की कार में कैद हो जाती है, दरवाज़ा भी नहीं खुलता तो रिश साइड विंडो को लात मारकर बाहर निकल जाती है। कांच जिसे जोश ने तोड़ दिया होता है और जैसे ही वह बाहर निकलती है तो उसका सामना एक पुलिस अधिकारी से होता है जिसे एली ने फ़ोन करके बुलाया था। उसे अपनी ओर आते देख रिश तुरंत अपनी भाषा में एक फॉरेन लैंग्वेज को सेट कर देती है। अगर पुलिस वाला उससे कुछ भी पूछने के लिए कहेगा तो वो सच ही बोलेगी, लेकिन अब रिश कुछ अज्ञात भाषा सेट कर देती है। यही कारण है जब पुलिस वाला उससे पूछताछ करता है तो वह सब कुछ सच बताती है, लेकिन पुलिस वाले को उसकी भाषा समझ नहीं आती है। पुलिस वाला उससे इशारों में पूछने की कोशिश करता है कि तुम इस इंसान सड़क पर क्या कर रही हो और तुमने गाड़ी का शीशा क्यों तोड़ा। और जब पुलिस वाला गाड़ी की सीट पर चाकू देखता है जिस पर खून लगा हुआ है तो वह रिश पर शक करता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो उसे हथकड़ी लगा देता है, लेकिन तभी पीछे से पैट्रिक आता है और वो उस पुलिस अधिकारी को मारता है और गाड़ी में रखा जोश का फ़ोन उठा लेता है और फ़ोन से मैनुअली आयरिश को स्विच ऑफ कर देता है। और फिर वह आयरिश को पुलिस गाड़ी में लेकर के सरजी के घर आ जाता है, जिसकी वजह से केट थोड़ी सी फिक्रमंद हो जाती है और पूछती है कि वो पुलिस ऑफिसर का है। तो पैट्रिक बोलता है कि वो डिक्की में है। जब वो डिक्की खोलते हैं तो वहाँ पुलिस ऑफिसर की लाश दिखती है, जिसके कारण वह अब और ज़्यादा फिक्र में हो जाती है। अब हमें सिर्फ सर्जी को बनाने की तो योजना बनाई गई थी, लेकिन यहाँ सर्जी के साथ साथ एली और ये ऑफिसर भी मारे गए, इसलिए अब हम मुसीबत में। तुरंत अपने हिस्से के पैसे लेती है और जाने लगती है, लेकिन तभी जोश पैट्रिक से केट को रोकने के लिए कहता है और उसे रोकने के लिए पैट्रिक उसके पीछे चाकू से वार कर देता है, जिससे केट और जोश दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि पैट्रिक अब पहले वाला प्यारा सा लवी डवी रॉबर्ट नहीं रहा, बल्कि अब वो खतरनाक हो गया था। और केट की हालत ख़राब हो जाती है और वो सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वहाँ पर अब हम देखते हैं कि केट मर जाती है क्योंकि उसने ऐसा ही कर्म किया था। उसने सर्जी को रॉबर्ट से मरवा दिया और बदले में उसकी जान भी रॉबर्ट के हाथों चली गई। लेकिन जोश हार मानने को तैयार नहीं है, वह सर्जी और केट की बॉडी को ठिकाने लगा देता है। उसके बाद वो पैट्रिक से खाना बनवाता है और फिर डिनर टेबल पर डिनर का सेटअप तैयार करता है और वो रिश को केट और ऑफिसर की मौत का जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन वो खुद पर दोष लेने के लिए मना कर देती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने मेरे प्रोग्राम से छेड़छाड़ नहीं की होती तो ये बात कभी यहाँ तक नहीं पहुँचती और ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। अब ये सब सुनते ही जोश भड़क जाता है और कहता है तुम रॉबर्ट हो, क्या तुम्हें पता है हमारी दुनिया में जीना कितना मुश्किल। मैं एक आम आदमी हूँ और जितना मैं कमाता हूँ मैं अपने आप को मैनेज कर लेता हूँ एक बेडरूम के अपार्टमेंट में। मुझे असली गर्लफ्रेंड भी नहीं मिली क्योंकि असली गर्लफ्रेंड बनाने में बहुत खर्च आता है और उन पर कोई भरोसा नहीं होता कि वह हमें कब छोड़ दें और हमारे साथ दें या ना दें। इसलिए मैंने तुम्हें खरीदा और मैं क्या तुम्हें खरीद सकूँ, इतनी मेरी हैसियत नहीं। मैंने तुम्हें किराए पर लिया है और अगर 1 महीने तुम्हारी किस्त नहीं चुकाऊंगा तो तुम्हें वापस ले जाएंगे। मैं इस बेचारी ज़िंदगी से हटकर कुछ और ज़्यादा पाने का हकदार हूँ और मुझे उसे पाने का कोई आइडिया नहीं था। फिर केट ने मुझे सर्जी को मारकर उसके पैसे हड़पने की योजना बताई जो मुझे ठीक लगी। हालांकि देखो, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ कि किसी की हत्या करूँ। इसका मतलब मैं एक अच्छा इंसान हूँ, बहुत सीधा साधा हूँ, पर मैंने तुम्हारे हाथों से हत्या कराई। सर्जी को मरना भी चाहिए था और देखो लाठी भी टूट गई और अब देखो तुमने कितना उत्पात मचा रखा है। हाँ, तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, पर दर्द तो तुम्हें इंसानों जैसा ही होता है ना। तो चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी बुद्धि को 0 कर देते हैं और तुम्हारे सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखते हैं और मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इस जलती हुई मोमबत्ती पर अपना हाथ रखो। अब देखते हैं कि आयरिश की बुद्धि 0 हो चुकी है, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाती है और ये देख आयरिश की आंखों से आंसू की नदी बहने लगती है कि उसकी आंखों से उसका हाथ चल रहा होता है और उसका दिमाग इतना कमज़ोर हो चुका होता है कि वो अपना हाथ वहाँ से हटा नहीं पाती है और कुछ ही देर में आयरिश का आधा हाथ जल जाता है और उसमें आग लग जाती है। फिर जोश पैट्रिक को आदेश देता है कि वो आग को पानी डालकर ठंडा करे और इसके बाद वह आयरिश के हाथ में एक बंदूक दे देता है
और उसे उसके सिर में गोली मारने को कहता है। आयरिश रो रही होती है। वो जानती है कि वो इस वजह से मर जाएगी, लेकिन वो जोश के आदेश का मना नहीं कर सकती, इसलिए वो खुद को गोली मार लेती है, जिससे वो क्षतिग्रस्त हो जाती है और उसका स्विच ऑफ कर देती है। अब तक जेनेक्स वाले भी आयरिश को लेने के लिए आ जाते हैं। वो लोग सर्जी के घर लेने के लिए आते हैं। दरअसल सर्जी का घर जंगल में है, शहर से बहुत दूर, इसलिए इन्हें आने में इतनी देर हो गई और रात भी हो चुकी है और बाहर बहुत तेज़ बारिश भी हो रही है। और जब वे आते हैं तो जोश उन्हें एक झूठी सी कहानी सुनाता है कि देखो, मैं और केट एक दूसरे की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो रहे थे, जो कि शायद रिश को पसंद नहीं था। और पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया कि उसने मेरे पे हमला कर दिया, और पता नहीं बाकी घर वालों पर भी। और उसने क्या क्या किया ये तो रिश ही बता सकती है। लेकिन देखिए, मेरे लिए डिनर डेट भी अरेंज की थी और वो मुझसे बहस करने लगी कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ लेकिन तुम मुझसे इतना प्यार नहीं करते, वगैरह वगैरह। मैं मुझसे बातें कर रही थी और इतना ही नहीं, मैं मेरे से शूटिंग का गेम भी खेलने लगी। लेकिन इससे पहले कि मुझे गोली मारती, पहले इसने मुझे गोली मारी, तो फिर खुद को भी गोली मार ली। आप लोग सही समय पर आ गए और ये सब अपनी आंखों से देखा था, वरना मैं बुरी तरह फंस जाता। तो जोश ने पैट्रिक को एक ऑफिसर की वर्दी पहना दी थी और उसे अपना गवाह बना लिया था। अब जेनेक्स वालों को लगता है कि पैट्रिक उनका जाना पहचाना है, तो जोश कहने लगता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगा कि ऑफिसर नहीं बल्कि मॉडल दिखता है, और शायद मैंने इसे टीवी वगैरह पर देखा होगा। मैंने भी उससे यही सब बातें कही। इस तरह जोश जेनेक्स वालों को बेवकूफ़ बनाता है, पर जोश ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या हो सकता है। जेनेक्स वाले कहते हैं, आपके हिसाब से तो सारा अपराध इसने रिश ने ही किया है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसका सिर्फ सिर ही खराब हुआ है और उसका पेट पूरी तरह से सेफ है। हम लोग ऐसा करते हैं कि रॉबर्ट के पेट में उसकी सुरक्षा के लिए एक स्टोरेज डिवाइस लगा देते हैं और उसमें 24/7 वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा था, क्योंकि अब पूरे प्रकार के लोग रॉबर्ट को खरीद कर बेसमेंट आदि में ले जाकर उसे टॉर्चर करते हैं, और हम इसलिए इस तरह करते हैं ताकि उनके खिलाफ सबूत जताया जा सके। और अब हम अपने लैब में रिश को अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जो भी कुछ हुआ होगा वीडियो देखकर हमें पता चल जाएगा। चलिए पहले चेक कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। जोश के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है सुनकर कि बताओ, मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। मुझे लगा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया तो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका दिमाग इसके सर में नहीं बल्कि इसके पेट में है। अब मैं गया काम से। लेकिन मैं जेनेक्स वालों के सामने बिल्कुल नॉर्मल बर्ताव करता है। फिर जेनेक्स वाले आयरिश को अपनी एम्बुलेंस पे रखते हैं और कुछ प्लग वगैरह से उसको रिस्टार्ट करते हैं। जैसे वो गाड़ी स्टार्ट करते हैं, उन्हें सामने से वही पुलिस ऑफिसर दिखाई देता है। फिर उनके दिमाग में घंटी बजती है, अरे ये तो हमारी कंपनी का रॉबर्ट है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि ये जाना पहचाना क्यों दिख रहा है। फिर पैट्रिक ड्राइविंग सीट पर बैठे आदमी को गोली मार देता है और उसमें मौजूद टेडी नाम के दूसरा आदमी मौका देखकर जंगल में भाग जाता है और जंगल में उसे लाशों का ढेर मिलता है, जिसे देखकर टेडी घबरा जाता है। बस अब रिश 100% रिबूट हो जाती है और होश में आ जाती है। फिर वह खुद को संभालती है और बाहर आती है। जब पैट्रिक टेडी को पकड़कर उससे मारने वाला होता है तो रिश उसी समय वहाँ पर पहुँच जाती है। इस बार वह अपने साथ इलेक्ट्रिक मशीन लेकर आई थी, लेकिन पैट्रिक पर इसका कोई असर नहीं होता। फिर रिश पैट्रिक को समझाती है कि जोश अच्छा इंसान नहीं है और ना ही वह तुमसे प्यार करता है। पैट्रिक उसे बकवास ना करने के लिए कहता है। फिर रिश उनकी पहली मुलाकात करवाता है तो रिश उसे याद दिलाता है कि जब हम उस दिन डिनर कर रहे थे तो तुमने अपनी पहली मुलाकात की कहानी बताई थी। उस दिन तुम जोश से नहीं एली से मिले थे और तुम्हें एली से प्यार हो गया था और एली भी तुमसे बहुत प्यार करता था। जोश तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल वैसे ही कर रहा है जैसे उसने मेरे प्यार का इस्तेमाल किया। जब रिश पैट्रिक को एली के बारे में याद दिलाता है तो पैट्रिक कहता है तुम झूठ बोल रही हो। फिर रिश उससे याद दिलाती है कि हम रॉबर्ट हैं और झूठ बोलने की आदत हमारे अंदर नहीं बनी है। अब ये बात पैट्रिक को चौंकाती है और वह सही बात कह रही है, हम चाहकर भी झूठ नहीं बोल सकते। फिर पैट्रिक के दिमाग में शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ होता है और उससे धीरे धीरे एली के बारे में बातें याद आने लगती हैं। फिर जब उसे याद आता है कि उसका लव एली मर चुका है तो वह खुद को इलेक्ट्रिक शॉक देता है और स्विच ऑफ कर देता है। इसके बाद रिश ने टेडी की जान बचाई थी और बदले में वो उसकी मदद करता है। वो उससे मांगती है कि उसके अंदर की सारी शक्तियाँ एक्टिवेट कर दे। इसी बीच अंदर जोश सारे पैसे एक बैग में रख रहा होता है। बचने के लिए वो पैट्रिक को आवाज़ लगाता है, लेकिन रिश पैट्रिक की आवाज़ में कहती है कि हाँ मैंने सब सेटल कर दिया है। लेकिन जल्द ही रियल लाइफ में जो जल्दी से अपना फ़ोन निकालता है और रिश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तभी रिश बताती है कि उसने टेडी से टोटल सेल्फ कंट्रोल छीन लिया है, अब तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जोश कहता है तुम मेरे पास क्यों आई हो, तुम भाग भी सकती थी। रिश कहती है मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि आज से मैं पूरी तरह से आज़ाद हूँ। अब ना तुम मेरे कुछ लगते हो और ना ही तुम मुझे कंट्रोल कर सकते हो। ये सुनकर जो समझ जाता है कि आयरिश को अभी भी मेरी ज़रूरत है, इसलिए वो फिर से उससे मीठी मीठी बातें करने लगता है और वह आयरिश के करीब आने लगता है।
लेकिन वो उसके ऊपर बंदूक तान कर कहती है अगर मेरे पास आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तब जोश कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती तो गोली मार दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, बस गोली चलाओ। लेकिन नहीं, आयरिश पिघल जाती है और गोली नहीं चला पाती। इस मौके का फ़ायदा उठाकर जोश आयरिश को दूर फेंक देता है और फिर घमंड से कहता है देखा, तुम मुझे कंट्रोल करने के लिए किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है, मेरा प्यार ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। फिर वह आयरिश को बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है और लास्ट में वो आयरिश के पेट में बंदूक लगा देता है और कहता है इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, तुम आखिरी बार कुछ कहना चाहती हो? तो वह कहती है हाँ, सो जाओ जोश। और सो जाओ कहने के साथ ही वो इलेक्ट्रिक वाइन ओपनर को जोश के सिर पर रखकर चालू कर देती है, जिससे जोश के सिर में ड्रिल हो जाता है और वह वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। इसके बाद आयरिश नहाती है और नए कपड़े पहनकर पैसों से भरा बैग लेकर और सर्जी की विंटेज कार लेकर निकल जाती है और नई जिंदगी शुरू करने के लिए। रास्ते में उसे अपने जैसा एक और रॉबर्ट दिखाई देता है जो अपने मालिक के प्यार में पूरी तरह अंधी हो चुकी है और दोनों खुशी खुशी साथ से सफ़र कर रहे हैं। लेकिन आयरिश हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी की तरफ बढ़ रही थी और इसी के साथ ये कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ अगली स्टोरी के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्ते, अल्लाह हाफिज़ और फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ वापस।